एक ने निकाल लिया, पूजा ने आंसर निकाल लिया, बाकी सब निकालेंगे। आंसर निकालो, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है ये, मैंने थोड़ी करना। देखो एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे हमें जो फोर्स है टाइम का फंक्शन दे रखा है ना, तो टाइम के साथ आपका फोर्स चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा वर्क डन निकाला, छोटा सा वर्क डन आपका हो गया एफ डी एस कॉस 0। अब यहाँ पे मैंने फोर्स का वैल्यू पुट किया विच इज 10t, एंड डी एस को मैंने रिप्लेस कर दिया, डी एस बाई डी टी इज योर वेलोसिटी, सो आई कैन राइट डी एस इज इक्वल टू वी टाइम्स डी टी। तो मैंने वी टाइम्स डी टी से इसको रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे देखो मेरा वेरिएबल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को मुझे टाइम के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो टाइम के फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करूँगा, तो मेरे को फोर्स का वैल्यू गिवन है 10t के बराबर, तो मैंने क्या लिया, फोर्स को लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूँ, dv by dt, सो आई हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर मास इनटू एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू 10t। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो dv by dt का वैल्यू आपको पता चल गया t के बराबर। जब आपने इसको इंटीग्रेट किया तो यहाँ से आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन मिल गया, तो मैंने इसको वेलोसिटी को टाइम का फंक्शन में यहाँ पे पुट कर दिया। तो ये सारा आपका जो इक्वेशन है वो टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट किया तो हमें टोटल वर्क डन मिल गया। अब बताओ यहाँ से टोटल वर्क डन कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। बाकी कोई बच्चे कैलकुलेट नहीं कर रहे क्या? सबका 40 आ रहा है। बेटा कुछ काम कम से कम खुद से कर लिया करो ना, एक दूसरे का इसमें भी कॉपी मारते हो। कम से कम इंटीग्रेट तो खुद से किया करो। 5 इज कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब विच इज टी की पावर 4/4। यहाँ भी कॉपी मारते हो, बताओ एग्जाम में कॉपी करते हो, यहाँ भी कॉपी करते हो, 0 से लेके 2 तक। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, देखो 5/4 2 की पावर 4 है ना, you will get 20. It is not 40, it is 20 joules. 20 joules is the correct answer, है ना। तो खुद से आंसर निकालोगे तभी पता चलेगा। अभी मैं आपको इसका शॉर्टकट बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे अगर मेरे को इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, मैंने कई बार आपके साथ वर्क के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, वही 7 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्क डन होता है वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जितना भी वर्क डन होता है, जितने भी फोर्सेस के द्वारा, वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट लगाऊं, मान लो मुझे इतना सारा कैलकुलेशन नहीं करना, तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का चेंज निकाल लिया। अब वो कैसे निकालूंगा, विच इज ½ mv² माइनस ½ mu²। ठीक है, अब देखो हमारा जो इनिशियली ब्लॉक था रेस्ट पे था, है ना। इनिशियली हमारा 10 kg का ब्लॉक रेस्ट पे था, फिर मैंने उस पर फोर्स लगाया विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इनिशियली ब्लॉक रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं ऑलरेडी, है ना। देखो फाइनल वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। मैंने आपको वेलोसिटी टाइम का फंक्शन बताया था, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2 का स्क्वायर अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड्स में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड। I can directly substitute here final velocity of this block which is ½ mv², and you will get the same answer, ½ into 10 into 2 का square, you will again get 20 joules। ठीक है, तो ये शॉर्टकट मेथड था, ये आप तभी यूज़ कर पाते जब आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद थे वर्क एनर्जी के, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, है ना। कि जो भी वर्क डन होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले मेथड में हमने वर्क डन कैलकुलेट किया, हमने वर्क डन का डेफिनेशन लगाया dw इज इक्वल टू f.ds, वहाँ से हमने आंसर कैलकुलेट किया। और सेकेंड मेथड में हमने डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का चेंज फाइंड कर लिया। दोनों की वैल्यू देखो बिल्कुल सेम आ रही, यहाँ भी 20 जूल्स है,
और नीचे भी आपका आंसर सेम आ रहा है विच इज 20 जूल्स। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो, है ना, दोनों से रिजल्ट बिल्कुल सेम आते। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? यस ठीक है, यस बेटा, ये पॉइंट सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट? इसमें किसी कोई डाउट है तो बताओ, ये वाले पॉइंट्स में किसी कोई डाउट? एवरीवन इज क्लियर? बेटा यस और नो तो बोलो, पता ही नहीं चल रहा है इनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। तो वेरिएबल फोर्स और कांस्टेंट फोर्स, अब हम बात करेंगे दोनों के कॉम्बिनेशन की। अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया, अभी तक मैंने आपको क्या बताया, या तो फोर्स आपका कांस्टेंट हो गया, है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा देखो, या तो फोर्स हमारा कांस्टेंट होता था तो हमें वर्क डन निकालना होता था, है ना, अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट होता था तो हम वर्क डन की कैलकुलेशन करते थे। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल होता था तब भी हम वर्क डन निकालते थे, है ना, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, मतलब हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा। केस नंबर 1 हमने क्या डिस्कस किया, कांस्टेंट फोर्स। सेकेंड केस में हमने डिस्कस किया वेरिएबल फोर्स। अब थर्ड केस में हम क्या कर रहे हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन डिस्कस करेंगे, मतलब हम कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, है ना, कांस्टेंट फोर्स को भी कंबाइन कर रहे हैं और वेरिएबल फोर्स को भी कंबाइन कर रहे हैं। क्या बात को समझ पा रहे हो आप, है ना, दोनों फोर्सेस को हम कंबाइन कर रहे हैं। तो दोनों फोर्सेस को जब हम कंबाइन करेंगे उस सिचुएशन में हम वर्क डन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन पे अब हम बात कर रहे हैं। तो इसी का जो एग्जांपल है बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, आप लोगों के एनसीईआरटी में दे रखा है, अगर आपके पास है तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। थर्ड केस का जो एग्जांपल है इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी, और वहाँ से ये एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और इसी से हम समझेंगे कि जब कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स कंबाइंड हो जाते हैं तब हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो एक वुमेन है, एक वुमेन यहाँ पे ऐसे खड़ी है, और ये वुमेन क्या कर रही है, एक ट्रंक को पुश कर रही है ना, एक ट्रंक को पुश कर रही है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ट्रंक है ना, ट्रंक आप सबको पता ही है ट्रंक किसको बोलते हैं। एक बहुत बड़ा सा ट्रंक है और इसको वुमेन पुश कर रही है, और उसका सरफेस जो है वो रफ है ना। ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ना, प्लेटफॉर्म जब आप रेलवे स्टेशन जाते हो तो प्लेटफॉर्म पे ये वुमेन खड़ी है और ये ट्रंक को पुश कर रही है ना। ये वुमेन जो है वो ट्रंक को पुश कर रही है, ठीक है। और उसने फोर्स कितना लगाया, 100 न्यूटन का। इसने जो फोर्स लगाया कितना अप्लाई किया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया इस वुमेन ने। कब तक अप्लाई किया, 10 मीटर्स तक, है ना। मतलब इस ट्रंक को 10 मीटर मूव कराने के लिए इसने कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये ब्लॉक आपका यहाँ पे कहीं पहुँच गया, है ना। मतलब 10 मीटर्स कवर करने के लिए इसने कितना फोर्स लगाया, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद उसने सोचा, वो बहुत थक गई और उसने अपने फोर्स को डिक्रीज कर दिया, ठीक है।
कुछ टाइम के बाद वो बहुत थक गई, क्योंकि ये ट्रंक बहुत हैवी होता है, इसको फोर्स लगाने में बहुत ताकत लगती है। तो स्टार्टिंग में तो उसने बहुत अच्छा फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, और कुछ टाइम के बाद वो वुमेन थक गई, तो उसने क्या किया, फोर्स की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया फ्रॉम 100 न्यूटन टू 50 न्यूटन। ठीक है, अब ये जो रिड्यूस हुआ 100 न्यूटन से 50 न्यूटन, ये एकदम से रिड्यूस नहीं हुआ, धीरे धीरे कम हुआ, है ना। मतलब 100 से 90 हुआ होगा, फिर 80 हुआ होगा, फिर 70 हुआ होगा, फिर 60 हुआ होगा, फिर 50 हुआ होगा। ऐसा तो नहीं होता ना, हम 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और एकदम से 50 न्यूटन का फोर्स हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब हम थक जाते हैं तो हमारा फोर्स का जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है ना, फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है ना। तो ऐसा ही इस वुमेन के साथ भी हुआ, जब ये टायर्ड हो गई तो फोर्स की इंटेंसिटी है वो जो धीरे धीरे रिड्यूस होनी शुरू हो गई, है ना। धीरे धीरे उस फोर्स की इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होनी शुरू हो गई, और फाइनली वो फोर्स कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। मतलब यहाँ से नेक्स्ट 20 मीटर्स तक, है ना, यहाँ से नेक्स्ट 10 मीटर्स तक, है ना, तो यहाँ से नेक्स्ट 10 मीटर्स तक जो फोर्स आपका लगा है वो वेरिएबल फोर्स लगा है ना। इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, इट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, है ना। यहाँ से जो आपका फोर्स है, देखो वुमेन थक गई तो उसका फोर्स कम होने लग गया ना। यहाँ तक तो 100 न्यूटन लग रहा था, उसके बाद फिर 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया, और फाइनली कितना हो गया, 50 न्यूटन हो गया। मतलब इस जर्नी में जो फोर्स है वो x का फंक्शन है ना। अब यहाँ से हमें सिचुएशन से देख के ही पता चल जाता है, जैसे ही हमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट रीड किया तो हमें पता चल गया कि फोर्स जो है x का फंक्शन है। इतना तो मुझे पता चल गया, क्योंकि इस पॉइंट से लेके, अब मैं पॉइंट्स को नेम कर देता हूँ। लेट्स से दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। सो फ्रॉम A टू B वुमेन के पास बहुत ताकत थी, तो उसने फोर्स 100 न्यूटन लगाया, विच इज़ अ कांस्टेंट फोर्स, है ना। आफ्टर शी गॉट टायर्ड, द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, सो योर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, therefore it is a variable force. So this question is a combination of constant force as well as variable force, है ना। This question is a combination of both the forces, that is your constant force as well as your variable force। ठीक है, दोनों फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है यहाँ। तो अब हम इस सिचुएशन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं कि हम ग्राफ में इसको किस तरह से प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसको हम ग्राफ पे किस तरह से इसको प्लॉट करेंगे, उसको हम पहले जैसे ही प्लॉट करेंगे तो हमें आंसर अच्छे से मिल जाएगा। ठीक है, अभी रफ सरफेस भी इसका रफ है ना। प्लेटफॉर्म का जो सरफेस है वो भी रफ है ना। तो रफ सरफेस पे हम सबको पता है फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, है ना। रफ सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन लगता है ना। रफ सरफेस पे क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो एक क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक बार आप फिर से देख लो, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 है। आप सबके पास एनसीईआरटी होगी, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5 इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन कांस्टेंट फोर्स एज वेल एज वेरिएबल फोर्स। सब लोग देख सकते हो, है ना। टेक्स्ट बुक सबके पास है ना। हाँ, इस प्रॉब्लम को देखो, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरह से हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मैं एक बार स्टेटमेंट फिर से रीड कर रहा हूँ। अ वुमेन पुशेज अ ट्रंक ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ अ रफ सरफेस एंड शी अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। देयरआफ्टर शी गेट्स प्रोग्रेसिवली टायर्ड, है ना, एंड हर अप्लाइड फोर्स वेरीज लीनियरली विद द डिस्टेंस। ठीक है, और उसका जो अप्लाइड फोर्स है, क्वेश्चन में ये भी बोला है कि अप्लाइड फोर्स वेरीज लीनियरली विद द डिस्टेंस, है ना। मीन्स F इज इक्वल टू KX, इस तरह का उसका इक्वेशन होगा। लीनियर वेरी कर रहा है मतलब x का पावर 1 है। ठीक है, लीनियर वेरिएशन मतलब x का पावर कितना है, 1 है, क्योंकि फोर्स आपका लीनियरली वेरी कर रहा है।
द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कितना मूव हुआ है? 20 मीटर्स. सो यू हैव टू प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शन फोर्स विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, हमें फ्रिक्शन फोर्स भी दिया हुआ है कि फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है? 50 न्यूटन लग रहा है. फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग रहा है. ठीक है, तो अब इस सिचुएशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे सबसे पहले, है ना. ग्राफ कैसे बनाते हैं ये देखो. इस सिचुएशन को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है ना. तो सबसे पहले आप दो एक्सेस बनाओगे, एक आपकी फोर्स की एक्सेस और दूसरी आपके डिस्टेंस की एक्सेस, है ना. पोजीशन आपकी चेंज हो रही है ना फोर्स के साथ, तो ये फोर्स की एक्सेस हो गई, ये आपकी पोजीशन की एक्सेस हो गई. ठीक है, तो 0 से लेके ये आपकी x की वैल्यू है और ये हमारी फोर्स की वैल्यू है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट. तो 0 से लेके 10 तक हमें पता है 10 मीटर्स तक हमारा जो फोर्स है वो कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट फोर्स की लाइन आपको इस तरह से मिलेगी और उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 100 न्यूटन. ठीक है, उसके बाद आपका फोर्स डिक्रीज होना शुरू हो गया, वो भी लीनियरली. 20 मीटर्स तक आपका फोर्स डिक्रीज हुआ है और 100 से कितना हो गया? 50 न्यूटन तक. ठीक है, तो 100 से आपका 20 मीटर्स पे कितना फोर्स हो गया? 50 न्यूटन. ठीक है, तो इस तरह का हमारा कर्व आ जाएगा. ये स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा क्योंकि f इज वेरिंग लीनियरली विद रिस्पेक्ट टू x, है ना. तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ. दिस इज अ कांस्टेंट फोर्स एंड दिस इज योर वेरिएबल फोर्स, है ना. और फ्रिक्शन तो कॉन्टिन्यूसली लग रहा है, मतलब फ्रिक्शन तो स्टार्टिंग से लग रहा है. फ्रिक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? -50 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करता है ना मोशन को. तो फ्रिक्शन का वैल्यू तो आपका कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी से लग रहा है. ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपका फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा है, दैट इज -50 न्यूटन. ठीक है, तो ये सिचुएशन को हमने ग्राफ पे भी प्लॉट कर दिया. ठीक है, ये सिचुएशन को हमने ग्राफ पे भी प्लॉट कर दिया. अब हमें फाइंड क्या करना है? वर्क डन बाय द टू फोर्सेस. दोनों फोर्सेस का वर्क डन निकालना है. ठीक है, दोनों फोर्सेस का हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन होता क्या है? वर्क डन इज डिफाइंड एज एरिया अंडर द कर्व. कल ही मैंने आपको बताया था, एफ कर्व का जो एरिया होता है वो हमें वर्क डन देता है ना. वर्क डन जब आप f इंटू डी एक्स लिखते हो और उसको इंटीग्रेट करते हो, तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है जैसे आपने एक छोटी सी स्ट्रिप ली और dx एलिमेंट की आपने स्ट्रिप ली और उसको आपने इंटीग्रेट किया, तो जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको पूरा ये एरिया मिल जाएगा. ठीक है, अब ये एरिया देखो किस चीज़ का बन रहा है? इट इज़ द एरिया ऑफ, अगर मैं पहले वाले फोर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन होगा आपका कितना हो जाएगा? कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन निकालोगे विच इज 100 इंटू 10, है ना. कांस्टेंट फोर्स का जो वर्क डन हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा? 100 इंटू 10. ठीक है, 100 इसकी देखो लेंथ है और 10 इसकी थिकनेस. सिमिलरली अगर मुझे वेरिएबल फोर्स का एरिया निकालना है तो आप देखो ये वाला पार्ट आपका ट्राइंगल बन रहा है और ये वाला पार्ट आपका रेक्टेंगल बन रहा है, और दोनों मिला के क्या बना रहे हैं? ट्रेपेजियम बना रहे हैं. और ट्रेपेजियम का एरिया हमें निकालना आता है. ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज 100 प्लस 50, 100 प्लस 50 इंटू हाइट. हाइट कितना है इसका देख लो, 10. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू 5. 150 इंटू 5 मतलब कितना हो गया? 750. ठीक है, तो टोटल आपका वर्क डन कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. दोनों फोर्स का नेट वर्क डन कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 1000 प्लस 750 विच इज इक्वल टू 1750 जूल्स. ठीक है, अब फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है. तो फ्रिक्शन का वर्क डन कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन का वर्क डन आपको निकालना है तो आप ये वाला एरिया कैलकुलेट करोगे.
फ्रिक्शन फोर्स देखो नेगेटिव फोर्स है ना, तो उसका एरिया भी नेगेटिव ही आएगा, नीचे की तरफ है देखो, ये जो एरिया होगा दिस इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, तो इसका एरिया क्या होगा विच इज -50 इंटू हाइट कितना दिया हुआ इसका -50 इंटू 20, ठीक है, तो ये हो जाएगा -1000 जूल्स, ठीक है, ये आपका वर्क डन हो गया फ्रिक्शन, ठीक है। तो अगर मैं टोटल वर्क डन की बात करूं, पूरी जर्नी में जो आपका नेट वर्क डन हुआ, नेट वर्क डन में आपका फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, है ना, नेट वर्क डन में आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा, फ्रिक्शन भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल वर्क डन आपका वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स प्लस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, है ना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मीन ऑल द फोर्सेस। कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन कितना था हमारा 1000 जूल्स, प्लस वेरिएबल फोर्स का था 750 जूल्स, फ्रिक्शन का कितना था -1000 जूल्स। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, यू विल वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस कितना हो जाएगा 750 जूल्स, ठीक है। बात समझ आई आपको? तो ऑल द फोर्सेस का वर्क डन कितना हो जाएगा 750 जूल्स के बराबर हो जाएगा। क्लियर है सबको? ऑल द फोर्सेस का वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा 750 जूल्स के बराबर हो जाएगा। यहां तक सबको समझ आया? यस, यहां तक सब क्लियर हो? ठीक है। अब मैंने आपको एक थ्योरम भी बताई थी, मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो बताए थे उसमें मैंने आपको यही बताया था कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का चेंज पूछा होता तो मेरा आंसर क्या होता 750 जूल्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ विच इज हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे उस ट्रंक का मास पता होता और उसकी फाइनल वेलोसिटी मैं निकाल सकता था, अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी सपोज करो उसकी 0 होती और अगर मुझे मास पता होता तो मैं यहाँ से उसका वेलोसिटी भी निकाल सकता था, ठीक है। ये थ्योरम लगा, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको इसलिए बताया गया ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी पैरामीटर पूछा जाए तो वो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल था, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया हो। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द वॉइस? ठीक है। तो इसी को हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं ना, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया इसी को हम क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम। इसी को हम क्या बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। दिस थ्योरम इज नोन एज योर वर्क एनर्जी। ठीक है। एक और बढ़िया सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसमें इस वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करके आपको बताया हुआ है, तो अगर आप उसको भी ध्यान से करो तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल नंबर 6.6, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 6.6 आप सब देखोगे। 6.6 इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल।
ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6.6 आपको मैं बता रहा था। सबको मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? है ना, नेटवर्क इशू थोड़ा आ गया था, लेकिन मेरे ख्याल से अब सबको वॉइस आ रहा होगा ना। तो एग्जाम्पल नंबर 6.6 देखो। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, एक 1 kg का हमारे पास ब्लॉक है, ठीक है, is moving on a horizontal surface with a speed of, initial speed is given to you, that is u 2 meters per second, enters a rough patch ranging from x equal to 0.1 to 2.01, ठीक है। द रिटार्डिंग फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, अच्छा मतलब ये ब्लॉक आपका इनिशियली जो है स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये रफ सरफेस में एंटर हो जाता है, कुछ टाइम के बाद ये रफ सरफेस पे एंटर हो जाता है ना। तो जो रफ सरफेस है आपका वो वेरी कर रहा है 0.1 मीटर से 2.01 मीटर तक, ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 से लेके 0.1 तक आपका स्मूथ सरफेस, दिस इज योर स्मूथ सरफेस एंड दिस इज योर रफ सरफेस। Sir, screen is not visible. Screen is not visible. Okay. Now see. Now visible. No, sir. Still not visible. अब स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? Yes, sir. चलो ठीक है। तो हमारे पास एक 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और उसकी इनिशियल स्पीड हमें दी हुई है 2 मीटर्स पर सेकेंड। सो इट इज मूविंग ऑन अ स्मूथ सरफेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 to x is equal to 0.1 meters. After 0.1 meters, it will enters in a rough surface region, ठीक है, and this rough surface is starting from 0.1 meters to 2.01 meters, ठीक है। अब रफ सरफेस में जब आपका ब्लॉक एंटर करेगा तो इस पे ऑब्वियसली एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। रफ सरफेस में अगर आपका ब्लॉक एंटर करेगा तो इस पे रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, है ना, फ्रिक्शन फोर्स, और यू कैन से रिटार्डिंग फोर्स। अब ये रिटार्डिंग फोर्स का आपको वैल्यू दे रखा है, रिटार्डिंग फोर्स का वैल्यू आपको दे रखा है विच इज इक्वल टू -k/x, ठीक है, क्योंकि ये मोशन को अपोज कर रहा है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने यूज किया है। और ये तब लगेगा जब आपका x का वैल्यू 0.1 से 2.01 तक वेरी करेगा, मतलब रफ सरफेस के रीजन में लगेगा। अच्छा, अगर आपका सरफेस स्मूथ है, मतलब इफ x इज लेस देन 0.1 मीटर्स, then there will be no retarding force because your surface is very very smooth, then there will be no retarding force, ठीक है। तो रिटार्डिंग फोर्स खाली उतने रीजन में ही लगेगा, है ना, अदरवाइज आपका रिटार्डिंग फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। और इस कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है विच इज 0.5 जूल्स, ठीक है, 0.5 जूल्स कांस्टेंट का वैल्यू भी हमें दे रखा है। देन व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ द ब्लॉक एज इट क्रॉसेस द पैच। तो जैसे ये ब्लॉक आपका इस पैच को क्रॉस कर जाएगा, है ना, ये ब्लॉक जो है आपका कुछ टाइम बाद यहाँ पे होगा और कुछ टाइम बाद इस पैच को क्रॉस कर गया होगा। तो जब ये क्रॉस कर गया होगा इस पैच को, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये भी,
कि पहले आपका जो ब्लॉक है स्मूथ सरफेस पे चल रहा है, कुछ टाइम बाद रफ सरफेस पे चलता है, जैसे ही रफ सरफेस पे चलता है तो उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगता है, तो फाइनली जब वो रफ सरफेस को क्रॉस कर जाएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम सबको पता है कि जो भी आपका वर्क डन होता है ना, जो भी आपका वर्क डन यहाँ पे होगा वो सारा का सारा किसके बराबर होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस पॉइंट वी ऑल नो, है ना। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, विच इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हम सबको ये पॉइंट पता है, तो उसी पॉइंट का हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं पहले आप वो देखो। ऑल द फोर्सेस में आपके सभी फोर्सेस आ जाएंगे, है ना। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस में सभी फोर्सेस आपके आ जाते हैं। तो इस ब्लॉक पे देखो आप कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? अगर इस ब्लॉक की मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? यस हाँ बताओ, अब विजिबल है ना स्क्रीन? तो अब मुझे बताओ कि इस ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। क्योंकि हमें वर्क डन सभी फोर्सेस का निकालना है। जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का जब आप वर्क डन निकालोगे वो आपका काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलती है कि जितना भी वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो फोर्सेस को आइडेंटिफाई करो ना कि कौन कौन से फोर्सेस इस ब्लॉक पे लगेंगे, है ना। तो आप फोर्सेस मेरे को बता सकते हो कि इस ब्लॉक पे कितने टाइप्स के फोर्सेस लगेंगे? इस ब्लॉक पे जो फोर्सेस लगेंगे वो कौन से टाइप्स के लगेंगे? यस, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, mg लगेगा, वेरी गुड। देखो ब्लॉक पे mg लगेगी, ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हाँ, और तो यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। अब जैसे ही ब्लॉक आपका ये वाले रीजन में एंटर हो जाएगा तो यहाँ पे mg भी लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, वो तो एज इट इज लग रहा है। उसके अलावा एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा क्योंकि रफ सरफेस है, ये रिटार्डिंग फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू हमें गिवन है विच इज -k/x, है ना। तो रीजन वाइज अगर मैं बात करूं तो 0 से लेके 0.1 मीटर्स तक खाली दो फोर्सेस लग रहे हैं विच इज नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज योर mg फोर्स। आफ्टर 0.1 meters there are three forces acting. One is normal reaction, other is mg force and third one is your retarding force. ठीक है, लेकिन हम सबको पता है कि नॉर्मल रिएक्शन का और mg का वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए मैं इन दोनों फोर्सेस का वर्क डन नहीं लिखता हूँ, है ना। इसलिए इन दोनों फोर्सेस का आपके जो बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व किया हुआ है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पे mg का वर्क डन नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट 0 हो रहा है। ठीक है, तो हमें खाली एक ही फोर्स का वर्क डन निकालना है विच इज योर रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग फोर्स का जो भी वर्क डन होगा वो सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आ रही है? असल में ये स्टेटमेंट को इस तरह से लिखना चाहिए, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज में यू हैव टू राइट लाइक दिस ओनली। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे लिखोगे जिससे आपको पता चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज में वर्क डन बाय mg फोर्स भी आएगा प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स भी आएगा
प्लस वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स भी आएगा। लेकिन mg का वर्क डन 0 हो गया, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन भी 0 हो गया, तो हमारे पास कौन सा वर्क डन बचा? रिटार्डिंग फोर्स। और रिटार्डिंग फोर्स का वर्क डन क्या होगा? रिटार्डिंग फोर्स इज योर वेरिएबल फोर्स। अब हमें पता है रिटार्डिंग फोर्स कैसा फोर्स है, इट इज़ अ वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स को हम कैसे निकालते हैं? विच इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजिशन। वेरिएबल फोर्स को हम इसी तरह से निकालते हैं ना, वेरिएबल फोर्स को निकालने का तरीका यही होता है। तो हम यहाँ पे वेरिएबल फोर्स का डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, फोर्स का वैल्यू लिखेंगे, फोर्स इज माइनस के बाई एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0.1 to 2.01 which is equal to half mv square minus half mu square. This will be your statement. इसके बाद आप इसको इंटीग्रेट करोगे और इसमें मास की वैल्यू को पुट करोगे। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 2 मीटर्स पर सेकेंड, तो यहाँ से आपको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता चल जाएगी, फाइनल वेलोसिटी भी पता चल जाएगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आपको पता चल जाएगी। समझ आया आप लोगों को किस तरह से हमें वर्क एनर्जी थ्योरम को अप्लाई करना है? जनरली बुक्स में ये चीज़ नहीं दी होती है, mg का वर्क डन 0 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन 0 हो गया, तो वो चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है? जो चीज़ आपकी बुक्स में नहीं दी है दैट यू हैव टू नोट डाउन। बात समझ आ रही? तो ये सब चीज़ें आप नोट डाउन करोगे तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे और आप सिंपली आप इसको फॉलो कर लोगे, स्टेप्स को। क्लियर है?